नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 3 उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12th हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपका पेपर 80 नंबर का होने वाला है और आपको पेपर हल करने में जो समय 2 घंटे और 45 मिनट मिलने वाले हैं। कितने घंटे दोस्तों? 2 घंटे और 45 मिनट आपको समय मिलने वाले हैं। इसलिए आप विशेष तौर से दोस्तों प्रश्न आंसर जो राइटिंग पर प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और राइटिंग के अच्छी के साथ साथ आप तेज़ लिखना भी लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा दोस्तों। अगर आप तेज़ नहीं लिखोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी आपको छूट जाएगा। इसलिए मेरा आपसे विशेषता निवेदन है कि आप क्या करिए दोस्तों, तेज़ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इन दिनों में दोस्तों आपका एग्ज़ाम 35 दिनों के बाद होने वाला है, तो हर एक चैप्टर को बार बार पढ़िए। इस सेशन को दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न आने वाला है वो आने वाला है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या करना है? इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे दोस्तों आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर दोस्तों? 6 नंबर इससे आपको मिलने वाले हैं। इसलिए आप इस जो आपका गद्यांश है इसे ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करिए। तो दोस्तों मैं इसको पढ़ लेता हूँ और मेरे हिसाब से ये जो आपका गद्यांश है किसी भी बोर्ड परीक्षा में पिछले पेपर उठा करके देख लेना है दोस्तों। ये गद्यांश बोर्ड के अंदर आया हुआ है, आप बोर्ड के पेपर उठा करके जरूर देखना। नारी त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति है। इन्हीं दोनों तत्वों के समन्वय से हमारी भारतीय संस्कृति का स्वरूप संगठित हुआ है। नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग, और इस मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता उसे प्रदान की है तपस्या ने। किसने की दोस्तों? तपस्या ने। हम ठीक ठाक नहीं कह सकते हैं कि उसके जीवन में किस अंश में इन महनीय तत्वों के विलास का दर्शन हमें नहीं मिलता है, परंतु यदि हमें उसके पूर्व जीवन की तपस्या का काल और उत्तर जीवन को त्याग का काल माने तो कथमति अनुचित नहीं होगा। नारी के 3 रूप हमें दिखाई पड़ते हैं, कन्या रूप, भार्या रूप तथा मातृ रूप। कौमार काल नारी जीवन की साधना अवस्था है और उत्तर काल उस जीवन की सिद्धावस्था है। हमारी संस्कृति के उपासक संस्कृत कवियों ने नारी की 3 अवस्था का चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया है। तो दोस्तों हमने इसको पूरा पढ़ लिया। अब दोस्तों इनको हम आंसर के रूप में देखते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न आया है कि उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक क्या रहने वाला है। तो दोस्तों उपयुक्त जो गद्यांश है इससे आपका सटीक शीर्षक क्या नजर आ रहा है दोस्तों? भारतीय नारी का जीवन। दोस्तों क्या आया है दोस्तों? इसका आंसर होगा भारतीय नारी का जीवन। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा, लेखक ने त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति किसे बताया है? लेखक ने दोस्तों त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति किसे बताया है दोस्तों? तो वह नारी को अद्भुत क्या बताया है? विभूति बताया है। त्याग और तपस्या को लेखक ने नारी की अद्भुत विभूति बताया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि नारी जीवन का मूल मंत्र क्या है? दोस्तों नारी जीवन का मूल मंत्र क्या है दोस्तों? त्याग है। क्या है? नारी जीवन का मूल मंत्र त्याग है दोस्तों। ये सभी दोस्तों इनके आंसर ऊपर दिए गए पैराग्राफ के अंदर है। आप अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, आपको 101% अच्छे नंबर आने की ख्वाहिश रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों चौथा प्रश्न है, नारी का त्याग रूपी मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता प्राप्त होती है। दोस्तों नारी को त्याग रूपी मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता प्राप्त होती है। कहाँ से दोस्तों? तपस्या से होती है। कहाँ से होती है दोस्तों? तपस्या से होती है। दोस्तों आप भी अगर कठिन तपस्या इन 35 दिनों के अंदर कठिन तपस्या करोगे तो आपको सफलता के नज़दीक पहुंचने में से कोई नहीं रोक पाएगा। जो आपका लक्ष्य है उसको अति गहनता से उसको अचीव करने में आप सफल हो गए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो है, नारी का प्रमुखतः कौन सा स्वरूप दिखाई पड़ता है? दोस्तों नारी का है जो प्रमुखतः कौन सा स्वरूप दिखाई पड़ता है? कन्या रूप, भार्या रूप या मातृ रूप? तो इसके अंदर दोस्तों 3 रूप आए हुए हैं। नारी का दोस्तों कौन सा रूप? प्रमुखतः 3 रूप, कन्या रूप, भार्या रूप और मातृ रूप। नेक्स्ट है दोस्तों छठा प्रश्न है कि नारी के जीवन का तपस्या काल माना जाता है। दोस्तों जो नारी का जीवन का तपस्या काल किसे माना जाता है? तो इसको दोस्तों पूर्व के काल को नारी के जीवन का तपस्या का काल माना जाता है। ये दोस्तों हमने पहले पैराग्राफ पढ़ लिया है, गद्यांश के सारे उत्तर दे दिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ।
ये दोस्तों हमारा दूसरा है, जो निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखने हैं। ये भी दोस्तों आपका 6 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों इसको आप ध्यानपूर्वक दोनों को पढ़ोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों? 12 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ फैला, मनोहरगिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों ने अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका ही जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भूतियों को ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ये विस्तार है। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। ये दोस्तों हमने इसको पूरा पढ़ लिया है, तो अब इसको आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर देते हैं। पहला दोस्तों है इसके अंदर दोस्तों कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। दोस्तों जो आपका पूछा है कि प्रसिद्ध जो प्रमुख का प्रस्तुत जो काव्यांश है उसका प्रमुख शीर्षक क्या है दोस्तों? इसका प्रमुख शीर्षक है दोस्तों भारत की श्रेष्ठता। क्या बताई गई है इसके अंदर दोस्तों? भारत की श्रेष्ठता को बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा प्रश्न है, कवि ने भारतवर्ष को किसकी भूमि कहकर संबोधित किया। कवि ने भारतवर्ष को किसकी भूमि कहकर संबोधित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, कवि ने भारतवर्ष को ऋषि भूमि कहकर संबोधित किया। कौन सी भूमि का है? ऋषि भूमि कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा प्रश्न है, भारत भूमि के निवासियों को जाना जाता है। भारत भूमि के जो निवासी है उनको जाना जाता है दोस्तों आर्यों के रूप में। किसके रूप में? भारत भूमि के निवासियों को आर्यों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो चौथा प्रश्न है, कवि ने संसार का सिरमौर किसे कहा है। कवि ने दोस्तों संसार का सिरमौर किसे कहा है? जो दोस्तों हमारा प्राचीन भारतवर्ष है उसे कवि ने क्या कहा है दोस्तों? संसार का सिरमौर कहा है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है कि भारतवर्ष के प्रथम आचार्यों द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त हुई। क्या प्रश्न है दोस्तों? भारतवर्ष के प्रथम आचार्यों द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है। कैसे होती है दोस्तों? कला से हुई, कौशल से हुई, विद्या से हुई और उपयुक्त सभी से हुई। दोस्तों भारतवर्ष के प्रथम आचार्य हमें कला से शिक्षा देते थे, अपने कौशल से शिक्षा देते थे, अपनी विद्या से शिक्षा देने का प्रयास करते थे। तो ये इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट दोस्तों छठा प्रश्न है, कवि ने संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष बताया है। दोस्तों कवि ने जो संपूर्ण देशों से अधिक दोस्तों किस देश का उत्कर्ष बताया है? तो भारतवर्ष का अर्थात भारत का बताया है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है दोस्तों दूसरा प्रश्न? कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों पहला है, काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्वों को गुण कहते हैं। दोस्तों काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं दोस्तों? गुण कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा है, काव्य में मुख्य अर्थ का नष्ट या विनाश होना ही दोष है। काव्य में दोस्तों मुख्य अर्थ का नष्ट या विनाश होना ही क्या है दोष है। नेक्स्ट तीसरा है, कविता के प्रत्येक चरण में मात्रा वर्ण यति गति लय को छंद कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों चौथा है, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। दोस्तों चौपाई छंद के अंदर कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों वह धर्मों को क्या कहते हैं दोस्तों? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि अलंकार की परिभाषा दीजिए। क्या देना है दोस्तों? अलंकार की परिभाषा दीजिए। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। क्या आंसर है दोस्तों? अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वह अलंकार है। दोस्तों जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। तो दोस्तों अलंकार की परिभाषा आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना। क्या होता है? आभूषण या गहना।
आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। दोस्तों एक स्त्री के लिए दोस्तों शरीर की जो शोभा बढ़ाते हैं वो कौन बढ़ाते हैं? आभूषण स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। इसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। क्या दोस्तों? इसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वह अलंकार है। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा प्रश्न है, दृष्टांत अलंकार का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों दृष्टांत अलंकार का ये उदाहरण है कि संगति सुमति ने पावही पो कुमति के धंध राखो मेली कपूर में हींग ने होत सुगंध। ये दोस्तों हमारे जो दृष्टांत अलंकार का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? बताना है। दोस्तों पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर है पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों चौथा प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग हेतु आवश्यक बातें बताइए। दोस्तों बीट रिपोर्टिंग हेतु आवश्यक बातें बतानी है। तो पहली बात है दोस्तों, बीट रिपोर्टिंग को प्राय अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। और दूसरा है दोस्तों, बीट के बारे में जानकारी और दिलचस्पी होनी चाहिए। दोस्तों बीट के बारे में जानकारी और दिलचस्पी होनी चाहिए। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, विशेष लेखन किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा कि किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है दोस्तों, संविद्या का अर्थ है। दोस्तों संविद्या का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा, संविद्या का अर्थ है संदेश वाक। क्या है दोस्तों? संविद्या का अर्थ है क्या दोस्तों? संदेश वाक, जो संवाद को हूबहू विचार के साथ सुनाता है जिसे जैसा भेजा गया हो। संविद्या का अर्थ है दोस्तों संदेश वाक, जो संवाद को हूबहू विचार के साथ सुनाता है जिसे जैसा भेजा गया हो। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और एग्जाम के अंदर इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है कि चार हाथ कथा किस व्यवस्था को उजागर करती है? चार हाथ कथा है वो किस व्यवस्था को उजागर करती है? तो इसका आंसर है दोस्तों, चार हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को व्यक्त करती है और शोषक की लोलुप वृत्ति व शोषित की मजबूरी पर प्रकाश डालती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है कि चार हाथ कथा है वो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को व्यक्त करती है और शोषक की लोलुप वृत्ति व शोषित की मजबूरी पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है कि बनारस कविता किस कवि द्वारा रचित है? दोस्तों आपकी जो बनारस कविता है, कौन सी कविता दोस्तों? ये बनारस कविता है वो किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, बनारस कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। किसके द्वारा दोस्तों? केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न है, सत्य कविता पर संदेश क्या है? दोस्तों सत्य कविता का संदेश क्या है, इसके बारे में बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि यही कि सत्य है कि प्रति संशय होने के बाद भी वह पूरी तरह से हमारे मन में हट नहीं पाता, क्योंकि वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। दोस्तों सत्य कविता का अर्थ क्या है कि यही कि दोस्तों सत्य के प्रति संशय होने के बाद भी वह पूरी तरह से हमारे मन से हट नहीं पाता, क्योंकि वह आत्मा हमारी जो आत्मा की आंतरिक शक्ति है। दोस्तों ये सत्य कविता का संदेश है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, कविता क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, कविता हमारे संवेदनाओं से जुड़ी होती है। कविता दोस्तों हमारी संवेदनाओं से जुड़ी होती है, वह संवेदना जिसमें संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध होता है। कविता दोस्तों हमारी संवेदना से जुड़ी होती है और वह संवेदना जिसमें संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध होता है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ 11वें प्रश्न का। 11वां प्रश्न है, नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। नाटक का दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शब्द है। कौन सा है दोस्तों? शब्द है। बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। दोस्तों जो शब्द बोले जाते हैं, बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का क्या कहा जाता है? शरीर कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है और ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है कि कहानी में पात्र की भूमिका पर प्रकाश डालिए। दोस्तों कहानी के अंदर पात्र की भूमिका पर प्रकाश डालना
है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कहानी में हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। दोस्तों कहानी में हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। उसी आधार पर कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण करता है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ खंड बे के आपकी चौथा प्रश्न की बात करता हूँ। चौथा प्रश्न है पत्रकारीय लेखन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सरल, साफ सुथरी, सीधी लेकिन प्रभावी होनी चाहिए। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। दोस्तों पत्रकारीय लेखन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये अगर आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आपको आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भाषा सरल, साफ सुथरी, सीधी लेकिन प्रभावी होनी चाहिए और शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली के लेखन की प्रक्रिया को समझाइए। उल्टा पिरामिड शैली के लेखन की प्रक्रिया को समझाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उल्टा पिरामिड शैली को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में मुखड़ा, इंट्रो, बॉडी और समापन में विभाजित किया जाता है। और समाचार के पहले पैराग्राफ को मुखड़ा कहा जाता है, इसके बाद के पैराग्राफ को बॉडी और अंतिम पैराग्राफ को समापन कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। आपके एग्जाम के अंदर 101% ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है दोस्तों। पिरामिड शैली की दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली की लेखन प्रक्रिया को समझाइए। तो दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली से संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। आप उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं याद कर लीजिए। उल्टा पिरामिड शैली के लेखन की प्रक्रिया क्या है वह जरूर ही याद कर लीजिए। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, परिभाषा जरूर याद कर लीजिए दोस्तों। तीनों प्रश्न याद कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। या तो विशेषता आएगी, या परिभाषा आएगी, या फिर उसकी लेखन की प्रक्रिया को समझाना है। दोस्तों इसको मैं वापस पुनः दोहरा रहा हूँ। उल्टा पिरामिड शैली को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में मुखड़ा यानी इंट्रो, बॉडी और समापन में विभाजित किया जाता है। समाचार के पहले पैराग्राफ को मुखड़ा कहा जाता है, इसके बाद के पैराग्राफ को बॉडी और अंतिम पैराग्राफ को समापन कहा जाता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं छठे प्रश्न की बात करता हूँ। छठा प्रश्न है दोस्तों कि कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत के किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतवर्ष में शीतल, मंद, सुगंधित पवन बहती है। भारतवर्ष सुंदर एवं मधुमेह देश है। भारत देश सभी की आश्रय स्थली है। यहाँ के लोग और संवेदनाशील है, जो कि सभी के सहानुभूति रखते हैं। दयालु, करुणाशील यहाँ के लोग हैं दोस्तों। यहाँ के लोग है दोस्तों दयालु है, करुणाशील है, संवेदनशील है, जो कि सभी की क्या रखते हैं दोस्तों, सहानुभूति रखते हैं। दोस्तों ये शब्द बोली से यहाँ छप गए हैं, ये छपने यहाँ थे दोस्तों। ये करुणाशील और दयालु थे दोस्तों। ये कार्नेलिया का गीत है। इस कविता में प्रसाद ने भारतवर्ष की भारत की इन विशेषताओं को संकेत किया है कि भारतवर्ष में शीतल, मंद, सुगंधित पवन बहती है। भारतवर्ष सुगंध एवं मधुमेह, भारतवर्ष दोस्तों सुगंध एवं मधु में देश है। भारत देश सभी की आश्रय स्थली है। यहाँ के लोग और संवेदनशील है, जो कि सभी के सहानुभूति रखते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। आपको इसको क्या दोस्तों अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं आपके 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न आपका क्या होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है दोस्तों सरोज के नववधु रूप का वर्णन कीजिए। दोस्तों सरोज के नववधु रूप का वर्णन करना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि विवाह के समय सरोज का मांगलिक कलश में पवित्र जल से स्नान कराया गया था और उसकी छवि अत्यंत सुंदर तथा नेत्र नीचे झुके हुए, होंठ बंद और कंपन युक्त थे। सौंदर्य में वह कामदेव की पत्नी रति या कणु पुत्र शंकुतला के समान लग रही थी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। एग्जाम में ये दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है कि सरोज की नववधु रूप का वर्णन कीजिए। तो ये आपके सामने दोस्तों मैंने वर्णन किया है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ
8वें प्रश्न के 8वां प्रश्न है कि आगे अथवा केदारनाथ सिंह में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। दोस्तों मतलब ये अथवा में पूछ रहा है कि या तो आपका कवि आगे के देना है साहित्यिक परिचय या फिर केदारनाथ सिंह का देना है। तो दोस्तों 8वां प्रश्न है जो आपका अथवा में आने वाला है। दोनों में से किसी का एक का देना है, आपको नंबर उतने ही मिलने वाले हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ दोनों करवाए हैं ताकि आप में इसमें से कोई भी एग्जाम के अंदर तो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका साहित्यिक परिचय पूछा है, जीवन परिचय नहीं पूछा है। तो साहित्यिक परिचय दोस्तों आगे की बात करते हैं। सर्वप्रथम बहुमुखी प्रतिभा के धनी अगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक साहित्यकार माने जाते हैं। अगे ने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, उपन्यास, अरे यायावर, रहेगा याद, एक बूंद सहस उछली, ये दोस्तों इनके यात्रा वृत्तांत है। त्रिशंकु, आत्मने पदे, ये इसके दोस्तों निबंध है। विपत का, परंपरा, कोठरी की बात, जेदोला, जेदोल, ये इनके दोस्तों अगे जी के कहानी संग्रह है। और उसी भाव हिंदी साहित्य कक्षा, ये दोस्तों उसके बाद है दोस्तों चिंता, भगनावे, भगनदूत, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार आदि इसके काव्य कृतियाँ की रचना की है। दोस्तों ये अगे जी के बारे में हमने छोटा सा साहित्यिक परिचय पढ़ा है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अथवा का आंसर है हमारा कि केदारनाथ सिंह के बारे में साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं। दोस्तों केदारनाथ सिंह ने आधुनिक जीवन की जटिलताओं, अंतर विरोधों के साथ मानवीय संवेदना को स्वर दिया है। इनके ये 7 काव्य संग्रह हैं। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, बाघ तथा टॉल्स्टॉय और साइकिल, मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत उनके निबंध संग्रह हैं। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, व्यास सम्मान तथा दयावती मोदी पुरस्कार आदि से सम्मानित हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं 9वां प्रश्न है दोस्तों, ढेले चुन लो कहानी का मूल प्रतिपाद्य या संदेश स्पष्ट कीजिए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ये ढेले चुन लो कहानी का मूल प्रतिपाद्य या संदेश स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ढेले चुन लो कहानी जो चुन लो लघु कथा का प्रतिपाद्य रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करना है। जीवन संगिनी का चुनाव हमें आंख कान से देखकर सुनकर करना चाहिए। ढेले का स्पर्श करवाकर या पूर्णतः ज्योतिषी गणना पर निर्भर रहकर जीवन साथी के चुनाव की परंपरा दकियानुसी एवं गलत है। दोस्तों ढेले चुन लो जो एक क्या है लघु कहानी है का प्रतिपाद्य रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध करता है। जीवन संगिनी का चुनाव हमें आंख कान से देखकर या सुनकर करना चाहिए। और ढेले को स्पर्श करवाकर या पूर्णतः ज्योतिषीय गणना पर निर्भर होकर रहकर जीवन साथी का चुनाव की परंपरा, ये दोस्तों क्या है गलत है, दकियानुसी है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों हमारे जीवन संगिनी का चुनाव दोस्तों इसके अंदर बताया कि आँख कान और देख कर सुनकर करना चाहिए, किसी ज्योतिषी के अंधविश्वास से और उसके कहने पर नहीं करना चाहिए, ये इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, बसंत समय काक काक पिक पिक लेखक ने उक्त कथन पर द्वारा किस मनुष्य वृत्ति पर प्रकाश डाला है, उल्लेख कीजिए। दोस्तों बसंत समय काक काक पिक पिक लेखक ने उक्त कथन द्वारा किस मनुष्य वृत्ति पर प्रकाश डाला है, उल्लेख कीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि लेखक ने उक्त कथन के माध्यम से काक और पिक में अंतर बताया है, जो कि उनके बोलने भर से स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार कुटिल व्यक्ति और सज्जन पुरुष में अंतर पता चलता है। इस तरह काक पिक के माध्यम से फ्रांसीसी डीलर की नियति समझाते हैं, जो कि कौवे के समान कुटिल था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों मैं 11वें क्वेश्चन की बात करता हूँ। 11वां प्रश्न क्या रहने वाला है दोस्तों, 11वां प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, ब्रजमोहन व्यास तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय दीजिए। ये दोस्तों फिर से आपके 2 साहित्यिक परिचय इसके अंदर पूछा जा रहा है। क्या बोर्ड के अंदर भी पूछा जाएगा? यस, बोर्ड के अंदर भी पूछा जाएगा। तो साहित्यिक परिचय आपको ध्यान में रखना है। हर एक आपके कवि के साहित्यिक परिचय आपको याद करना है।
ये दोनों प्रश्न दोस्तों ये 2-2 नंबर के, तो आपको 4 नंबर या 5 नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए साहित्यिक परिचय आपको याद कीजिए। तो पहले हम बात करते हैं श्री ब्रजमोहन व्यास की बारे में। श्री ब्रजमोहन व्यास की प्रसिद्ध प्रसिद्ध का प्रमुख कारण इलाहाबाद का प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियां, चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्र आदि संग्रहित है। व्यास जी ने जानकी हरण का अनुवाद किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट व मदन मोहन मालवीय की जीवनी तथा स्वयं की आत्मकथा कच्चा चिटा लिखी है। तो दोस्तों कच्चा चिटा किसने लिखी? तो श्री ब्रजमोहन व्यास ने कच्चा चिटा स्वयं की एक आत्मकथा है। तो छोटा प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है कि कच्चा चिटा आत्मकथा किसके द्वारा रचित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि कच्चा चिटा आत्मकथा है वो किसके द्वारा रचित है दोस्तों? श्री ब्रजमोहन व्यास की प्रसिद्ध जो आत्मकथा है। नेक्स्ट दोस्तों अथवा केंद्र है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बताना है। दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान था। पुरानी हिंदी, काशी, जय जमुना मैया, कछुआ धर्म, मारेसी, मोही, कुंठाव, ये दोस्तों इनके निबंध है। सुखमय जीवन उसने कहा था और बुद्ध का कांटा, ये दोस्तों इसकी कहानी है। दोस्तों चंद्रधर शर्मा की सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। इन्होंने 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, उसने कहा था और बुद्ध का कांटा, ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है सूरदास जगदर से अपने आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? ये दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सूरदास है जो जगधर से अपनी आर्थिक हानि को लोगों के प्रश्नों से बचने के लिए गुप्त रखना चाहता था कि इस अंधे भिखारी के पास इतना धन कहाँ से आया, वह भीख क्यों मांगता था। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। ये दोस्तों इसके कारण जो सूरदास जी है वो जगदर से अपने आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहते थे? तो इसका मेन कारण यही था दोस्तों, सूरदास जी जगदर से अपनी आर्थिक हानि को लोगों के प्रश्नों से बचने के लिए गुप्त में रखना चाहता था कि ये इस अंधे भिखारी के पास इतना धन कहाँ से आया और वह भीख क्यों मांगता था। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों मैं 13वें प्रश्न की बात करता हूँ। 13वां प्रश्न है आरोहण कहानी के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र की स्त्रियों की स्थिति के बारे में लिखिए। दोस्तों इसका दोस्तों राइट आंसर है पर्वतीय क्षेत्र की स्त्रियां अशिक्षित रहती है परंतु वह कठोर परिश्रम करती है। गृहस्थी के कामों में पति का पूरा साथ देती है, खेतों में काम करती है, घास काटती है, भेड़ों को चराती है। पहाड़ में बहुपत्नीवाद के कारण स्त्रियों को पीड़ा झेलनी भी पड़ती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। दोस्तों आरोहण कहानी के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र की स्त्रियों को स्थिति के बारे में चित्रण करना है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये कहानी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे दोस्तों काफ़ी अच्छे सवाल आने वाले हैं दोस्तों आरोहण कहानी से। तो इसका दोस्तों मैं आंसर पुनः दोहरा रहा हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र की जो स्थितियाँ, पहले तो वह अशिक्षित थी। क्या दोस्तों? अशिक्षित थी परंतु वह कठोर परिश्रम करती थी। अशिक्षित होते हुए भी कठोर परिश्रम करती थी। गृहस्थी के कामों में पति का पूरा साथ देती थी, खेतों में काम करती थी, घास काटती थी, भेड़ों को चराती है और पहाड़ों में बहुपत्नीवाद के कारण स्त्रियों को पीड़ा झेलनी पड़ती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 14 प्रश्न की। 14 प्रश्न है आरोहण कहानी का उद्देश्य या प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो ये दोस्तों इसके बारे में चर्चा करते हैं और ये दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेवे। आरोहण कहानी का उद्देश्य या प्रतिपाद्य को स्पष्ट करना है। तो आरोहण कहानी में पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया गया है। इसका उद्देश्य पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले लोगों के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित करना है कि किस प्रकार वहाँ के निवासी निरंतर संघर्ष करते हुए जीवन रूपी चढ़ाई चढ़ते रहते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है कि धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, इसमें यूरोप व अमेरिका की भूमिका क्या है? प्रकाश डालिए। ये दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें दोस्तों यूरोप और अमेरिका की अहम भूमिका है, क्योंकि इन देशों के बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है।
वातावरण का यह परिवर्तन संसार को विनाश की ओर ले जा रहा है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों मैं 16वें प्रश्न की बात कर रहा हूँ। 16वां प्रश्न है, जहाँ कोई वापसी नहीं शीर्षक पर प्रकाश डालते हुए पाठ की मूल संवेदनाएं लिखिए। जहाँ कोई वापसी नहीं, ये दोस्तों इस शीर्षक है, इस पर प्रकाश डालते हुए मूल पाठ की दोस्तों संवेदनाएं लिखनी हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने औद्योगिक विकास के नाम पर पर्यावरण में उत्पन्न हुई विस्थापना समस्या को चित्रित किया है। विस्थापना से केवल मनुष्य ही नहीं, उखड़ता वर्ण, उसका परिवेश और आवास स्थल भी नष्ट हो जाता है। बच्चे अपने पूर्वजों के नाम और गांव तक नहीं जान पाते हैं। इन विस्थापितों को लेखक ने आधुनिक युग में शरणार्थी कहा है, जो अपने ही देश में अपनों ही के द्वारा अपनी भूमि क्षेत्र प्रकृति से विस्थापित हो जाते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों मैं 16वां के अथवा के प्रश्न की बात करता हूँ। अथवा का प्रश्न क्या रहने वाला है दोस्तों? अथवा का प्रश्न है आपका कि साझा लघु कथा में लेखक ने किसानों की बदहाल स्थिति पर प्रकाश डाला है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि लेखक ने साझा लघु कथा के माध्यम से आज़ादी के बाद के किसानों की बदहाली एवं उसके कारणों पर प्रकाश डाला है। प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी कूटनीति द्वारा किसान को साझा खेती करने का झांसा देते हैं, लेकिन जब लाभ लेने का अवसर आता है तब ये धनाढ्य वर्ग पूरी फसल हड़प लेता है। साझा कथा में हाथी उन्हीं प्रभुत्वशाली पूंजीपतियों का प्रतीक है जो साझा नीति पर अमल करते हुए सारी फसल खुद निगल जाता है और किसान अपनी बेबसी व लाचारी पर आंसू बहाता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न है, केशवदास द्वारा वर्णित सरस्वती वंदना का भावार्थ बताइए। केशवदास द्वारा वर्णित सरस्वती वंदना का क्या बताना है दोस्तों? भावार्थ बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि कवि केशवदास जी ने वंदना के अंतर्गत देवी सरस्वती वाणी की महिमा का बखान किया है। कवि बताते हैं कि देवी वाणी का पूर्ण वर्णन न कभी भूतकाल में हुआ, न ही वर्तमान में हो रहा है और न ही किसी से भविष्य में हो पाएगा। देव ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय भी अपने तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम मुख से इसका यशोगान नहीं कर पाए, क्योंकि देवी सरस्वती नित्य नए स्वरूप को प्राप्त होती है। जब बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष इनकी पूर्ण महिमा स्तुति नहीं कर पाए तो साधारण मनुष्य के वश की बात ही नहीं है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और एग्जाम की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों इसका भी आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार पढ़ते रहे दोस्तों और मेहनत करते रहे। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ सकता है। ये दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके 17वां प्रश्न के। अथवा के अंदर जो 17वां प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करता हूँ। इसका दोस्तों प्रश्न है, भरत द्वारा प्रस्तुत श्री राम की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, भरत कहते हैं कि राम सरल हृदय से पूरित है। बचपन से ही भरत राम के स्नेही पात्र रहे हैं। खेल खेल में हारने वाले भरत को राम स्वयं हार कर जिता देते थे। उनके दयालु स्वभाव को देखकर वन मार्ग के विषैले जीव जंतुओं भी उनका रास्ता छोड़ देते हैं। सत्य और अहिंसा के पूर्वक श्री राम ने अपने परिजनों एवं प्रजाजनों को का भी दिल नहीं दुखाया। वह सदैव शीतल छाया समान भाइयों की रक्षा करते थे। सरल, संयमी, श्रद्धाव्रती श्री राम समस्त प्रजाजनों के प्रिय। राम शत्रुओं के साथ भी मित्रवत व्यवहार रखने वाले हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके 17वें प्रश्न 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न है, अपना मालवा खाऊं उजाड़ूं सभ्यता में अध्याय के लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है, कैसे स्पष्ट करें। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि अपना मालवा खाऊं उजाड़ूं सभ्यता में अध्याय में दोस्तों जो लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है, कैसे स्पष्ट करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, अपना मालवा पाठ में लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है। भौतिकता की दौड़ में बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। पर्यावरण का अधिकाधिक विधान कर विनाश किया जा रहा है।
लेखक संदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जावे, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, धरती में पानी को रोकने हेतु कुएं, तालाब, बावड़ियों को पुनः खुदवाकर जल स्रोत का ध्यान रखा जाए, प्रदूषण कम करने के उपायों का अपनाया जाए और अपनी जीवन पद्धति एवं संस्कृति तथा अपनी जड़ जमीन को उजाड़ने से रोका जावे और इससे खाऊं उजाड़ूं अप सभ्यता से बचा जावे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। उन्होंने पर्यावरण के बारे में चर्चा की है। पर्यावरण का वर्तमान टाइम में दोस्तों अधिक से अधिक विनाश हो रहा है। हर रोज़ दोस्तों टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। इसके कारण दोस्तों भविष्य में धरती को विनाशता की ओर ले जाया जा सकता है। इसलिए आप स्टूडेंट होने के नाते एक वर्ष में एक पौधा जरूर लगवाए दोस्तों, उसकी सेवा कीजिए अच्छी तरीके से और एक वर्ष में एक पौधा को खड़ा करिए। ये भी हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छा दोस्तों पर्यावरण को शुद्ध करने में आपकी हेल्प है दोस्तों। एक एक विद्यार्थी दोस्तों एक एक पौधा लगाता है तो वह दोस्तों एक विद्यार्थी अगर 100 वर्ष तक जीता है, मान लो 100 वर्ष तक जीता है, तो वह 100 पौधे इस संसार में लगा कर जाता है और उनके 100 पौधे 1 या 2 हज़ार वर्षों तक या हजारों लाखों वर्षों तक खड़े रहते हैं और इस पर्यावरण में हर रोज़ क्या देता है दोस्तों, नई और अच्छी ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। कितने पक्षियों को अपने आवास देता है। इस प्रकार से दोस्तों पेड़ों के बहुत सारे गुण हैं। आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए दोस्तों, खेत में नहीं तो कहीं भी लगवाए, स्कूल में लगाए, कहीं भी लगाओ दोस्तों। एक वर्ष में एक पौधा जरूर लगाइए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूं आपसे 18वां प्रश्न दोस्तों, अथवा का 18वां प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अथवा का 18वां प्रश्न है दोस्तों, सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी। आपने भी दोस्तों सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो बहुत सुनी होगी, लेकिन उसकी सच्चाई हो ही जाने जिस पर सचमुच का पहाड़ टूटा हो। क्या खतरनाक वाला प्रश्न है दोस्तों। सिर पर पहाड़ टूटने का कहावत तो बहुत सुनी होगी, लेकिन उसकी सच्चाई वो हो ही जाने जिस पर सचमुच का पहाड़ टूटा है। भूप सिंह के इस कथन की पीड़ा को व्यक्त कीजिए। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर है दोस्तों, भूप सिंह अपने भाई स्वरूप सिंह को बता रहे हैं। भूप सिंह दोस्तों अपना भाई है, स्वरूप सिंह को बता रहे हैं कि पहाड़ टूटना कहावत सभी जानते हैं कि मुसीबतों का आना। पहाड़ टूटना कहावत सभी जानते हैं कि मुसीबतों का आना, लेकिन जिस पर पहाड़ टूटा है वही उन मुसीबतों को समझ सकता है। बहुत बर्फ गिरने के कारण हिमांग पहाड़ धसक गया, जिसके नीचे उनके खेत, घर, माँ बाप सभी दब गए थे। मैं किसी तरह बच गया। दूर से ही मैंने तबाही देखी। ऐसा ही और लाचार तू होता तो पहाड़ का मलबा क्या पहाड़ तक हटाकर दोनों भाइयों माँ बापों को निकाल लेते। मैं बहुत भटका, बहुत खटपटाया, लेकिन कहीं कोई सहारा नहीं मिला। इतनी तबाही हो चुकी थी कि मैं खिसी आई आंखों से हिमांग को देखा करता था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न और 20वां प्रश्न दो दोस्तों व्याख्या के प्रश्न है, तो वह प्रश्न मैंने नहीं करवाए इसमें क्योंकि ये प्रश्न बड़े हो जाते हैं, हमारा सेशन लंबा हो जाता है, इसलिए नहीं करवाए दोस्तों। व्याख्या की आप स्वयं प्रैक्टिस करते रहे दोस्तों, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों। आज का इम्पोर्टेंट जो दोस्तों निबंध है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। निम्नलिखित विषय में सार्ग गर्भित दोस्तों 400 शब्दों में आपको निबंध लिखना है और ये निबंध दोस्तों काफ़ी अच्छा निबंध है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एग्जाम के अंदर दोस्तों आपको इसी प्रकार से निबंध लिखना है दोस्तों। पहले निबंध की हेडिंग लगा देनी है, उसके बाद दोस्तों आपको प्रस्तावना लिखना है और प्रस्तावना के नीचे दोस्तों आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन करने के बाद आप उसको धीरे धीरे आगे शुरू कीजिए। ये आपका प्रस्तावना खत्म होता है, उसके बाद आपको एक लाइन ये क्या कर देनी है दोस्तों, खाली छोड़ देनी है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट लगाना है, स्वच्छता अभियान का उद्देश्य। तो दोस्तों हम आज राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इस निबंध की पहला प्रस्तावना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया। इस अभियान से सारे देश में सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को गंदगी से मुक्त कराने का संदेश दिया गया था। ये दोस्तों इसकी प्रस्तावना हो गई। नेक्स्ट दूसरा है दोस्तों इसके अंदर कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य क्या है। हमारे देश में नगरों के आसपास की कच्ची बस्तियों में, गांवों
एवं ढाणियों में शौचालय नहीं है। विद्यालयों में भी पेयजल एवं शौचालय का अभाव है। इससे खुले में शौच करने से गंदगी बढ़ती है तथा पेयजल के साथ ही वातावरण भी दूषित होता है। गंदगी के कारण स्वास्थ्य खराब रहता है और अनेक बीमारियां फैलती रहती है। अतः स्वच्छता अभियान का पहला उद्देश्य शौचालयों का निर्माण करना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना है और इस तरह देश को गंदगी से मुक्त कराना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य था। ये दोस्तों इसके स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य था। एक तो था शौचालयों का निर्माण करवाना, दूसरा इसका स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना। इस तरह देश को गंदगी से मुक्त करना और कराना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा पॉइंट है दोस्तों स्वच्छता अभियान क्या दोस्तों, तीसरा है स्वच्छता अभियान का व्यापक क्षेत्र। स्वच्छता अभियान का क्या व्यापक क्षेत्र है। भारत सरकार ने इस अभियान को आर्थिक स्थिति से जोड़ा है। सरकार ने बीपीएल एवं लक्षित लघु सीमांत किसान, भूमिहीन, श्रमिक एवं विकलांग परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपये स्वच्छ ग्रामीण मिशन हेतु देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही स्वच्छ पेयजल, शिशु मल निस्तारण, कूड़ा कचरा एवं गंदा जल निस्तारण एवं विद्यालयों से शौचालयों के साथ ही साबुन के प्रयोग पर जोर दिया गया है। स्वच्छता अभियान प्रारंभ होने के बाद करोड़ों रुपए इस कार्य पर खर्च किए गए हैं। हजारों विद्यालयों में शौचालय बन गए हैं। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। गंगा यमुना नदियों की स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है और इस कार्य में सभी प्रदेशों की सरकारें, बड़े कॉरपोरेट सेक्टर और समाज के प्रतिष्ठित लोग सक्रिय प्रयोग दे रहे हैं, सक्रिय सहयोग भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आमंत्रण पर स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट दोस्तों चौथा पॉइंट है इसके अंदर कि स्वच्छता अभियान के लाभ। स्वच्छता के अभियान के क्या लाभ हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान से सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहेगा। आम जनों को बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। दवाओं पर व्यर्थ व्यय नहीं करना पड़ेगा। सारा भारत स्वच्छ हो पा जाएगा। जो विदेशों से स्वच्छ भारत की छवि उभरेगी। प्रदूषण का स्तर एक कदम घट जाएगा और जल मल के उचित निस्तारण से पेयजल भी शुद्ध बना रहेगा। गंगा यमुना का जल अमृत जैसा पवित्र बन जाएगा और सिंचित कृषि उपजों में भी स्वच्छता बनी रहेगी। स्वच्छता अभियानों से देश का पर्यावरण हर दिशा में स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम दोस्तों इसको लिखना है पॉइंट है उपसार। क्या दोस्तों उपसार। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में जनता का सक्रिय सहयोग नितांत अपेक्षित है। अभी तक इसके प्रारंभिक परिणाम अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आगे भी सफलता प्राप्ति को लेकर सभी आशान्वित है। ये दोस्तों हमने आज क्या कर लिया दोस्तों, जो हिंदी साहित्य का तीसरा मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया। कौन सा मॉडल पेपर दोस्तों, तीसरा मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया। आगे दोस्तों चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां भी कंप्लीट कर लेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहे। आपको अच्छी तरीके से दोस्तों हम मॉडल पेपर करवा रहे हैं। हर एक सेशन को पूरा देखिए और जो भी अपने साथ मित्र पढ़ाई कर रहे हैं उन तक दोस्तों ज़रूर पहुंचाएं। दोस्तों आप अपने मित्रों की भलाई ज़रूर करें। दोस्तों मेरे आप सभी मित्र हो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, तो आप अपने मित्रों की भी हेल्प ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों मैंने इस चैनल पर राजनीतिक विज्ञान के 9 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। कितने दोस्तों, 9 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। इतिहास के दोस्तों कितने, 5 मॉडल पेपर हल करवा दिए। कितने, 5 मॉडल पेपर इतिहास विषय के हल करवा दिए हैं। भूगोल विषय के इस चैनल पर मैं मॉडल पेपर जल्दी हल करवाने वाला हूँ। और हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य के दोस्तों 3 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। तो आप सभी मॉडल पेपरों को अच्छी तरीके से बार रिवीजन करें ताकि आपको अच्छा फायदा हो। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी हद तक लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों आज के सेशन को यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।